बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अमित सिंह है और मैं इस ब्यूटीफुल शो का डीओपी हूँ जिसका नाम राधा कृष्ण है। लोग हैं वो जो आप स्क्रीन के सामने परफॉर्मेंस देखते हैं और जो भी खूबसूरती देखते हैं और जो उसमें हमारे डायरेक्टर्स और ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसको ऑडियंस को एक्चुअली नेचुरली क्या देखना पसंद है वो हमारे लिए टास्क वर्क होता है। जैसे कि राधा कृष्णा को स्टार्ट करने के टाइम पे हमारे पास एक चैलेंज आया था कि इस शो को कलरफुल दिखाना है, क्योंकि कलर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि आपकी लाइफ जितनी कलरफुल रहेगी उतना अच्छा लगेगा। तो उस शो को स्टार्ट के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया कि ऐसा कलर्स होता है कि नहीं होता है। आपने देखा भी होगा राधा के कृष्णा के सेट्स पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं जो हमने नेचुरल लाइफ में कभी देखा नहीं है। पर इसके ऊपर हमने रिसर्च किया था कि ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हमारा टास्क वक्त था कि बिल्कुल नेचुरल दिखना चाहिए, लोगों के को आंखों में लगना नहीं चाहिए कि ये कहीं से आर्टिफिशियल दिख रहा है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा फ्लावर्स का लुक टेस्ट एंड ऑल, आज तक हमने हर शो में आर्टिस्ट के लुक टेस्ट किए हैं। ये ऐसा पहला शो था जिसमें हमने फ्लावर्स के भी लुक टेस्ट किए प्रॉपर लाइटिंग के साथ कि लाइट्स के ऊपर ये कैसा दिख रहा है, इसका कलर्स कैसा दिख रहा है। तो वो फर्स्ट था एज ए डीओपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा चैलेंज वर्क था कि हम ऑडियंस को कितना ये शो को कलरफुल दिखा सकते हैं। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये दोनों राधा और कृष्ण जब आए थे, तो जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमारे बड़े कृष्ण और बड़ी राधा के साथ हिमांशु भाई और सिव्या भाई के साथ स्टार्ट हुआ था, सिव्या के साथ। तो हम लोगों ने उनके साथ कंटिन्यू शूटिंग किया था। तो उनके बाद हमें पता लगा कि सुमेध और मलिका भी आने वाले हैं और तो उसके ऊपर उनके रिसर्च, उनकी लाइकिंग्स, उनके क्या है कि उनके फेस का टोन कैसा है, क्या है। तो फर्स्ट टाइम आया था तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि कैसे इनकी जर्नी दिखाई जाए और कैसे इनके फेस पे लाइटिंग की जाए। तो उस पर रिसर्च करने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद हम लोगों की बाउंडिंग बनी उनके साथ। तो फिर कब टाइम निकल गया और कब कैसे ऐसा लगे कि समझ में, पहले हम लोग आते थे काम करने के लिए सेट पे कि आज हमारा ये जॉब है, ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे ब्लॉक्स लगाने से। कुछ दिनों के बाद इतनी प्यारी बाउंडिंग हो गई कि एक फैमिलियर जैसा माहौल हो गया सेट पे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कब स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। और ऐसा करते करते आज हम यहाँ पहुँच गए और हमें पता भी नहीं चला लिटरली। सेट पे कौन सबसे ज़्यादा मस्ती खो रहा है? मुझसे पूछोगे तो मेरी तो बहुत टांग खींची जाती है, जो है सुमेध, जो उसका एक टैगलाइन है सेट पे आते ही वो गुदगुदी करता है। और उस गुदगुदी करने से कि सबसे ज़्यादा मस्तीखोर होगा सेट पे आते ही, सब जो भी लो एनर्जी में रहता है आते ही सबको गुदगुदी करेगा। तो सबसे बड़ा मस्तीखोर सुमेध ही है। आपकी मेमोरी की बात करें तो किस तरह की आपकी कोई बेस्ट मेमोरी शूटिंग के दौरान की या कुछ शेयर करना चाहेंगे? और ऐसा मतलब मेमोरीज तो बहुत है इस शो को लेके, पर ऐसा क्या, किस टाइप की मेमोरीज की आप बात करें? राधा और कृष्ण के साथ मेरे कोई बैठे हैं, कुछ मस्ती भरा पल? हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरा तो उन दोनों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है क्योंकि हम लोग सिमिलर एज के हैं और सब कुछ है। तो हम लोग मस्तीखोर तो है ही, जो है उन तो ऐसे ही चलता रहता है। और हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हमारा वर्क जितना मस्ती से निकले और जितना प्रोफेशनली इस बाउंडिंग के साथ ख़त्म हो। तो हम लोग सेट पे हमेशा उस जोन में ही रहते हैं कि मस्ती में काम निकल जाए। एक टाइम था जब हम लोग काफ़ी लो फील करते हैं कभी कभी कि ये कि हाँ, तो ये एक दूसरे को, हम दोनों को कि गुदगुदी करना है और ये सब मस्ती है। तो ये मेमोरीज़ ही हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड हम लोग उस मेमोरीज़ को ही जी रहे, जिसकी वजह से आज हम लोग थोड़ा इमोशनल्स और ये सब चीज़ों को लेके हैं। ओके, काफ़ी इमोशनल पल है, तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले, इस सेट की खासियत बताइए कुछ। एक डीओपी के लिए तो एवरी सेकेंड और एवरी फ्रेम हर चीज़ मिसिंग ही होता है, क्योंकि हम लोग वो चीज़ क्रिएट करते हैं अपने विजुलेशन से, और जब वो विजुलेशन एक सामने दिखता है तो वो उसका एक पार्ट ही बन जाता है, उसकी लाइफ का एक पार्ट। तो मेरे लिए तो राधा कृष्णा का एवरी सेकेंड और एवरी मोमेंट हमेशा मेमोरेबल रहेगा। जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो है ये, जिसको मैंने एक स्टार्ट किया था और आज एक एंड पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मेरे लिए तो सब कुछ मेमोरेबल ही है। मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि मैं कृष्ण को बहुत फॉलो करता हूँ, और कृष्ण की एक लाइन है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि नियति जो होती है, हर चीज़ स्टार्ट होती है ख़त्म होने के लिए। तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है या ऐसा कुछ अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ स्टार्ट होती है उसका एंड होना ही होना है। तो वो नियति थी जो आज हो रही है,
हमने कोशिश की कि उस चीज़ जो लाइफ पीरियड जो टाइम पीरियड है उसको हम जितनी खुशियों से जी सके आगे भी जिएंगे। थैंक गॉड कि इससे पता चला कि इसके बाद शायद कुछ और अच्छा कुछ आ जाए अपने पास। तो एक नियति है, उस नियति में जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के रूल्स जो हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।